गुड डे स्टूडेंट्स। संचार के तत्वों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संचार के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं: प्रेषक या सेंडर या संचारक, संदेश मैसेज, संचार का माध्यम और श्रोता या ग्रहणकर्ता। जब भी संचार की प्रक्रिया संपन्न होगी तो उसमें ये 4 तत्व मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। इन चारों में से यदि एक भी तत्व एब्सेंट हो तो वो संचार पूरा नहीं होगा। तो इसलिए इन चारों तत्वों का संचार में बहुत अधिक महत्व है। प्रेषक जो है, प्रेषक कौन होता है? जो मैसेज को सेंड करता है। जो भी आपको कोई जानकारी देनी है तो इसको सोर्स भी कह सकते हैं। प्रेषक को स्रोत जहाँ से जानकारी लेता है वो प्रेषक है। प्रेषक जानकारी को ग्रहण करके स्रोत इसके लिए जो है वो एक तरह से बैकग्राउंड इमेज क्रिएट करता है कि आपको क्या जानकारी देनी है। तो प्रेषक जो है वो सारी जानकारी इकट्ठी करके और जो संदेश देना है उसका ट्रीटमेंट का काम भी प्रेषक करता है। तो प्रेषक बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है और प्रेषक ही होता है इम्पोर्टेंट संचार के लिए, क्योंकि जब इनिशियल स्टेज होती है शुरुआती संचार का, कोई भी हम मॉडल लेंगे तो उसमें फर्स्ट जो आ रहा है वो है प्रेषक। सेकंड आता है संदेश मैसेज। क्या कहना है, क्या कहना है, तो ये होता है संदेश। संदेश के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें संदेश क्या देना है, किसको देना है, हमारे टारगेट ग्रुप कौन सा है, और उसको उसी मीनिंग में समझा जाए। सामने वाले के द्वारा जो ग्रहण करता है उसको उसी तरीके से समझे जिस तरीके से हम कह रहे हैं या जो बात हम कहना चाहते हैं। और संदेश सरल छोटा होना चाहिए। तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है संचार का माध्यम। संचार का माध्यम यानी हम संचार किस माध्यम से करेंगे, लाइक टीवी से, वीडियो से, या नॉर्मल क्लासरूम से, या भाषण के द्वारा, या आपस में बातचीत करके, या लिखित रूप में, किस माध्यम के द्वारा हम अपने एक प्रेषक जो है अपने संदेश को ग्रहणकर्ता तक पहुंचाएगा। तो उस माध्यम का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें माध्यम का चयन किस ग्रुप के लिए करना है। जैसे मुझे मान लीजिए गांव में कोई बात पहुंचानी है, कोई संदेश देना है, तो मैं उसके लिए संचार का माध्यम यदि ये सोचती हूँ कि मैं लिखित रूप में दे दूँगी तो ये मेरे बहुत ही गलत चयन होगा, क्योंकि गाँव में हमें मान के चलता है कि अक्षर ज्ञान लोगों का बहुत कम होता है। तो यदि हम लिखित में यदि उनको कुछ जानकारी दे रहे हैं तो उसका वो पूरा फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे और संचार पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि संचार के माध्यम में जो हमने चयन किया है वो गलत किया है। उनके लिए सबसे इफेक्टिव हो सकता है कि हम नुक्कड़ नाटक का चयन करें। तो नुक्कड़ नाटक को बच्चे जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, मनोरंजन से देखते हैं और उसके साथ में वो कुछ सीख भी लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा संचार माध्यम का चयन करते हुए कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, कितना बड़ा है, और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है जहाँ हमारा टारगेट ग्रुप रहता है, और उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टारगेट ग्रुप की, कि पढ़ा लिखा है, कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, उस सब के बारे में हमें विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। लास्ट आता है श्रोता या ग्रहणकर्ता। जो संचार हम कर रहे हैं, प्रेषक जो संदेश संचार के माध्यम से जिसको दे रहा है वो होता है ग्रहणकर्ता। ग्रहणकर्ता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रहणकर्ता की ही मानसिक स्थिति होती है जो संदेश को समझने और ना समझने के लिए उसको मजबूर करती है। कई बार होता है कि हम कई बात सुनते हैं लेकिन वो बात हम सुनते हैं उसको गुनते नहीं हैं, तो वो हमारे लिए ग्रहण नहीं हुई, डेस्टिनेशन तक बात नहीं पहुंची है, हमने सिर्फ सुना है उसको गुना नहीं है, तो हमारा संचार कंप्लीट नहीं होता है। आप ये देखिए, जैसे हम लोग डेली कोविड-19 को लेकर अभी बहुत अवेयर हैं और डेली हम जब फ़ोन किसी को मिलाते हैं तो सबसे पहले वो कोविड-19 के बारे में अपना इंट्रोडक्शन देती है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हमें ये चीज़ सावधानी रखनी चाहिए। और इसके अलावा यदि किसी को कोई कहीं समस्या हो रही है, किसी को ऐसे दिखाई देते हैं सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अब मैं पूछना चाहूँगी आप सबसे कि आप में से कितने लोगों को वो नंबर याद है? नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि ग्रहणकर्ता जो है वो इफेक्टिव मैनर में उस चीज़ को नहीं ले रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। ग्रहणकर्ता जो है, तो हमारा संचार प्रेषक गवर्नमेंट थी, संदेश ये वाला देना था कि भाई आप इस नंबर पे संपर्क करें। माध्यम हमने फ़ोन बहुत अच्छा चुना जो एक आम आदमी की पहुंच तक था, जो लिखित, जो पढ़े लिखे के लिए भी इफेक्टिव था और बिना पढ़े लिखे जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं उनके लिए भी इफेक्टिव था। लेकिन जिसने लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस जानकारी को कैसे ग्रहण कर रहा है। हम में से कुछ को वो नंबर याद भी हो सकता है और हम में से कुछ लोगों को, बहुत मैक्सिमम लोगों को शायद ये नंबर याद नहीं होगा। तो यानी हमारे जब डेस्टिनेशन तक जो बात पहुंचती है, मैसेज पहुंचता है, वो होता है ग्रहणकर्ता। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है संचार की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए।
हम पहले आज बिल्कुल जनरल बात देखेंगे कि प्रभावी संचार प्रक्रिया हेतु प्रेषक द्वारा ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं। प्रेषक यानी जो मैसेज को सेंड कर रहा है, सेंडर, प्रेषक, स्रोत, संचारक, ट्रांसमीटर, बहुत अलग अलग नामों से इनको देखा गया है। तो कोई भी संचार प्रभावी कब होगा? जब प्रेषक इन बिंदुओं को ध्यान में रखेगा। कौन कौन से बिंदु हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। पहला, उद्देश्य का निर्धारण, मतलब उसको दिमाग में, प्रेषक के दिमाग में तय होना चाहिए कि मुझे क्या संदेश देना है और क्यों देना है। लाइक कोविड-19 के लिए संदेश देना है तो ये क्यों देना है कि जागृति लाए और केसेस ना बढ़े। उद्देश्य का निर्धारण, जब तक उद्देश्य का निर्धारण नहीं होता है, जैसे मुझे भी अभी आप लोगों को पढ़ाने के लिए वीडियो बनाना था, वीडियो बनाना है तो मैं ये तय करूँगी कि मुझे उद्देश्य का निर्धारण करना पड़ेगा कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है। तो मुझे पता चला कि मुझे आपको सिलेबस कवर करवाना है, तो सिलेबस में मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करवाऊँ जिससे आपको प्रॉफिट हो। तो मैं उद्देश्य का निर्धारण मैंने करा कि आपको जो आपका पाठ्यक्रम है उससे रूबरू कराना या उसके बारे में विस्तृत जानकारी देना, और जो कि आगे आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ये प्रेषक का बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो जब भी संदेश को देता है तो अपने उद्देश्य को बिल्कुल क्लियर करे कि मेरा ये संदेश देने का उद्देश्य क्या है। जैसे मेरा इस समय संदेश देने का ये उद्देश्य ये है कि आपको कम्युनिकेशन, जो कि BA पार्ट 3 के पाठ्यक्रम का एक अंग है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाए। ये मेरा हो गया विद्या उद्देश्य का निर्धारण। सेकंड जो प्रेषक को ध्यान में रखना होता है वो होता है विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु का ज्ञान के बारे में ये कह सकते हैं कि जैसे मुझे पता चल गया कि मुझे आप लोगों को कम्युनिकेशन या संचार प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना है। अब संचार प्रक्रिया अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें मैं क्या क्या चीज़ें कवर करूं, मुझे कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, किन बिंदुओं को मुझे शामिल करना है, किन को मेरे को हटाना है और किस तरीके के एग्जाम्पल मुझे प्रयोग में लाने हैं, इन सब के बारे में प्रेषक को जानकारी होनी चाहिए तो संचार प्रभावी होगा। अदरवाइज यदि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और इस तरह से मैं भेजती हूँ, पीपीटी सिंपल आपको PPT सेंड कर देते हैं बिना मेरे बोले, आपको सिर्फ लिखा हुआ दिख रहा है, तो क्या आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि विषय वस्तु का ज्ञान क्या होता है? नहीं हो सकता। लेकिन यदि मैं अपनी विषय वस्तु का ज्ञान के साथ, मुझे ये पूरा ध्यान है कि मुझे इसमें ये एग्जाम्पल कोट करने हैं, उसमें बच्चों को ऐसे समझाना है, ये सब चीज़ें मुझे पता होना चाहिए कि इसमें किस किस चीज़ को कवर करनी है। जैसे संचार की परिभाषा मुझे कवर करनी है, उसके बाद में संचार के तत्व मुझे करने हैं, फिर संचार का मॉडल मुझे करना है, फिर संचार में ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं, बाधाएं जो आती हैं, उनको मुझे कवर करना है। तो ये हो जाए मुझे विषय वस्तु का ज्ञान कि मुझे उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। नेक्स्ट आता संदेश की प्रस्तुति। संदेश की प्रस्तुति है कि आपको जो मैसेज देना है वो कैसे देना है। जैसे मैं बता दूं कि अभी मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ तो मैं आपको ये मैसेज दो तरीके से दे सकती थी। उद्देश्य मुझे पता है कि आपको BA 3rd ईयर का एक पेपर कवर कराना है, उसका सिलेबस कवर कराना है। विषय वस्तु मुझे पता है कि कम्युनिकेशन में मुझे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, मीनिंग, प्रक्रिया, तत्व और बाधाएं लेनी है। अब वो मैं आपको बताऊंगी कैसे, तो इसके बारे में मेरे पास दो चॉइस थी। मैं आपको सिर्फ PPT भेज दूँ, और एक ये हो सकता है कि मैं आपको इस PPT को समझाकर अपनी आवाज़ के साथ में आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। तो कौन सी चीज़ इफेक्टिव होगी, ये मुझे सोचना होगा कि संदेश की प्रस्तुति आप कैसे कर रहे हैं। जैसे आम आदमी को यदि कोई चीज़ देनी है, कोई बताना होता है, आपने देखा होगा कई जगह बड़े बड़े बैनर लगा रखे होते हैं। तो संदेश आपके लिए इफेक्टिव कब बनेगा? जब उसकी प्रस्तुति बहुत अच्छे से कर रखी हो। ठीक है, प्रस्तुति का मतलब ये हो सकता है कि उसको प्रेजेंट कैसे किया। मुझे कोई बात कहनी है, लाइक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये कहना है मुझे, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। हम मैं ये बात कैसे कहूँ, ये इफेक्टिव करना है मुझे। तो मैं हो सकता है कि बहुत गला सड़ा चेहरा दिखा के और एक कंकाल बना के बता दूं कि धूम्रपान जो है, कंकाल के मुंह में एक सिगरेट लगा दी और बोल दिया कि धूम्रपान जो करता है वो लास्ट में कंकाल में तब्दील हो जाता है। ये संदेश की प्रस्तुति है। तो इस तरीके से हमें ये सोचना होगा कि हम अपने संदेश की प्रस्तुति किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं, वो प्रेषक की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट होता है संचार माध्यम का चयन। संचार माध्यम का चयन में क्या होता है कि संचार का माध्यम हम कौन सा लेंगे, इसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा। जैसे मुझे आपको बात कहनी थी तो मैं PPT ले सकती हूँ, आपको वीडियो दे सकते हैं, आपको और भी कई तरीके से मैं किताब आपको बता दूँ, किताब में से ले लो, किताब की फ़ोटो खींच के भेज दूँ। तो ये संचार का माध्यम का चयन करना होता है कि मुझे अभी एक लिमिटेड ग्रुप को लेना था, है ना, जो BA 3rd ईयर के स्टूडेंट है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ाना है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुझे ये हो कि मुझे वर्ल्ड वाइड या पूरे इंडिया में या पूरे राजस्थान में या पूरे अजमेर में ये जानकारी देनी है, दैन मुझे संचार माध्यम का चयन करने के लिए अलग तरह की
माध्यम का चयन करना पड़ेगा जो आम आदमी की पहुंच में हो। ठीक है, संचार माध्यम का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए अपन को संचार किसी गांव में करना है और उसमें संचार माध्यम का चयन में मैं लेती हूँ कि भाई मैं पैम्पलेट छपवा देती हूँ गांव में, तो ये यूजलेस है। बिकॉज गांव में कितने घरों में अखबार जाता है और कितने लोगों को अक्षर ज्ञान है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यदि जितने घरों को में अखबार जाता है और अक्षर ज्ञान है, सिर्फ उस संदेश का फ़ायदा सिर्फ वही लोग उठा पाएंगे जो इनके घर में अखबार जाता है। और हमारा टारगेट क्या था? पूरा गांव। तो इसलिए मुझे अपने संचार माध्यम का चयन करते वक्त ये सावधानी रखनी पड़ेगी। देन आता है श्रोताओं का अध्ययन। मैंने पहले बताया कि प्रेषक के बारे में बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, उसे ये पता होना चाहिए कि सुनने वाले कौन है या संदेश मुझे देना है वो किसको देना है। तभी तो आप संचार माध्यम का चयन कर पाओगे, तभी तो आप संदेश की प्रस्तुति के बारे में सोच सकोगे कि मैं संदेश कैसे दूँ तो मोर इफेक्टिव हो सकता है। जैसे मुझे पता है कि यदि मुझे जानकारी कॉलेज स्टूडेंट्स को देनी है, ठीक है, आप लोगों को देनी है, इसलिए मैं ये चीज़ पीपीटी के साथ में आपको बोलकर बता रही हूँ। यदि यही जानकारी मुझे ऐसी कोई जानकारी थी जो सिर्फ गांव के लोगों को देनी होती है तो मैं पीपीटी का प्रयोग ही नहीं कर सकती। लिखना उनके लिए तो बेमानी सा है, कोई फ़ायदा नहीं उनको इसका पढ़ने का। तो श्रोताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो हमारा टारगेट समूह जो होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि वो समूह कैसा है और उसको क्या चीज़ चाहिए। श्रोताओं के अध्ययन के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, उनकी नॉलेज कितनी है, खुद की प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनका रुचि क्या है। इन सब चीज़ के बारे में प्रेषक को विस्तृत अध्ययन कर लेना चाहिए। देन आता है प्रतिपुष्टि। संचार बहुत इफेक्टिव हो सकता है यदि आपके पास में फीडबैक आता हो। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक का आना। जैसे कि अभी मैं बताऊँ, सिंपल सी चीज़ है कि यदि हम आपको क्लास में नॉर्मल क्लास में पढ़ाते हैं तो हम आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर, आपके एक्सप्रेशन को देखकर, गेस्चर्स को देख के हम बता सकते हैं कि आपको हमारी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आप हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम क्लास में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लास को रोक सकते हैं या उसमें चेंज ला सकते हैं। लेकिन यदि प्रतिपुष्टि नहीं आती है और हमें पता चल जाता है कि अभी मैं आपको इस समय पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आपके भाव क्या है। कई लोग ऐसा होगा कि इसको क्लास को ऑन करके इधर उधर घूम रहे होंगे, अपना दूसरा काम कर रहे होंगे, तो वो कितने लोग इस बात को सुन रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। तो जब तक मुझे फीडबैक नहीं आएगा, प्रेषक जो है वो बहुत इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। तो उसको फीडबैक का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आपका फीडबैक यदि मुझे चाहिए तो मुझे कैसे मिल सकता है? या तो लाइक्स के थ्रू मिल सकता है या कमेंट के थ्रू मिल सकता है। फिर लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रेषक के बारे में है शिक्षक के गुण, विषय वस्तु का पूरा ज्ञान। मतलब शिक्षक अच्छा होना चाहिए, उसका ऐसा होना चाहिए व्यक्ति, प्रेषक ऐसा होना चाहिए जो विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, साधनों का प्रयोग करने का पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं या प्रोजेक्टर को कैसे काम में लेते हैं, पीपीटी कैसे प्रिपेयर करते हैं, बोलते तो कैसे बोलते हैं, नुक्कड़ नाटक में कैसे एक्ट करते हैं, या मुझे क्या बोलना है, कितनी मुझे जानकारी गहनता से रखनी है। इन सब के बारे में प्रेषक को विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, तभी प्रभावी संचार प्रक्रिया हो सकती है। तो हम वापस से बता दें कि प्रभावी संचार प्रक्रिया में प्रेषक को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए कि उसको क्या जानकारी देनी है, विषय वस्तु का ज्ञान कि उसको कितनी जानकारी देनी है और कौन कौन सी जानकारी देनी है, संदेश की प्रस्तुति यानी कैसी जानकारी देनी है, कैसे देना है, उसको क्या चीज़ करनी है, संदेश को शब्दों में डालना है कि गाने में लेना है कि किसी वर्डिंग्स में डालना है, कि उसको बारे में पता रहना। फिर संचार माध्यम का दान, जो हमने जो प्रिपेयर किया है वो आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा, या जो भी हमारा टारगेट ग्रुप है, लक्ष्य समूह जो होता है हमारा, उस तक कब कैसे पहुंचेगा। और हमें लक्ष्य समूह की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए श्रोताओं की, कि जो इसको सुन रहे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है या वो किस लेवल के हैं। देन फीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रतिपुष्टि यानी वापस से वो क्या बोला जा रहा है इसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। और फिर है शिक्षक में व्यवहारिकता होनी चाहिए, उसको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये सब जब गुण होते हैं प्रेषक में तो वो एक अच्छा प्रेषक बन सकता है, और जब अच्छा प्रेषक होगा तो वो अपने संचार को प्रक्रिया को भी प्रभावी बना पाएगा।